तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। तो रॉ में दो कमाल मैचेस के बाद आज स्मैकडाउन में भी रोमन रेंस हमें कम्पीट करते हुए दिखे। डीमन बैलर के आतंक का कहर ब्लड लाइन के ऊपर पड़ चुका है। हम आज हुए पूरे स्मैकडाउन के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखना। उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो स्मैकडाउन की शुरुआत करती है द मैन, स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बेकी लिंच। वो रिंग में आके यही बता रही होती कि कैसे लास्ट वीक में बियंका ब्लेयर ने चुल की थी, मैं तो सिर्फ हैंडशेक करने आई थी, और वही वो रीजन है जिसकी वजह से मुझे अपना सेल्फ डिफेंस करने के लिए बियंका ब्लेयर के ऊपर मैन हैंडल स्लैम लगाना पड़ा। लेकिन ऐसा कहते कहते कुछ ही देर बाद वहां पे स्मैकडाउन की फॉर्मर वुमेन्स चैंपियन बियंका ब्लेयर आ जाती है और वो आके ना बेकी लिंच को ताना मारी होती है। वो ये कह रही होती है कि देखो बेकी, तुमने जो जो अचीव किया है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, जैसे कि वुमेन्स वर्ल्ड नंबर जीतना या फिर रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना, मैंने सेम चीजें करी हुई है लेकिन तुम्हारे 1/4 टाइम के अंदर। अब ये सुन के ना बेकी लिंच ज्यादा खुश नहीं होती है। लेकिन इस बार हमारी बियंका ब्लेयर जो है वो बिगर मैन बनने की कोशिश करती है। वो अपना हैंडशेक ऑफर करती है बेकी लिंच के ऊपर, बट इस बार सचमुच बेकी लिंच ने चुल कर दी जब उन्होंने एक जोर का चांटा लगा दिया बियंका ब्लेयर के ऊपर। और फिर क्या था, बेकी फिर से मैन हैंडल स्लैम लगाने की कोशिश करती है, लेकिन हम 2-3 हफ्तों से लगातार देखते आ रहे हैं कैसे बियंका ब्लेयर को अंडरडॉग दिखाया जा रहा है और बार बार बेकी लिंच को ही अपर हैंड मिलता है। बट इस बार बियंका ब्लेयर ने बेकी लिंच का मैन हैंडल स्लैम को काउंटर करके अपना केओडी लगा दिया बेकी लिंच के ऊपर। कोई भी स्टिपुलेशन ऐड नहीं हुई है इस मैच के अंदर, बट मुझे लगता है कि ये मैच अच्छा हो सकता है। दोनों ही सुपरस्टार्स काफी पॉपुलर हैं, दोनों ही फैन फेवरेट हैं, तो बस अब 2 दिन का वेट करो इन दोनों के मैच देखने के लिए। नेक्स्ट आता है पहले से ही एडवर्टाइज्ड मैच, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए किंग नाकामुरा वर्सेस अपोलो क्रूज के बीच में। काफी डिसेंट मैच था ये और आप इन दोनों से यही एक्सपेक्ट करते भी हो। एंडिंग में हम यही देखते हैं कि कैसे कमांडर अजीज जो है वो थोड़ी सी चुल करने की कोशिश करते हैं, बट उनको रिक बुक्स ने साइड लगा देते हैं और फिर नाकामुरा ने रोल अप करके अपोलो क्रूज को पिन कर लिया, अपनी चैंपियनशिप को भी रिटेन कर लिया। अब नाकामुरा की ये विक्ट्री रोल अप के थ्रू हुई है, तो हो सकता है कि इनकी जो फ्यूड है वो आगे थोड़ी और कंटिन्यू हो जाए, बट मैं पर्सनली ये चाहूंगा कि नाकामुरा को थोड़ी अच्छी फ्यूड और मिले कोई नए सुपरस्टार के साथ। बट अब देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई एक्चुअली नाकामुरा के साथ क्या करती है। नेक्स्ट हमें एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है मॉन्टेज फोर्ड का, क्योंकि एक्सट्रीम रूल्स के अंदर आपको पता है उसोस एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच में मैच होना होगा स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए, और उसी मैच को हाइप करने के लिए हमारे मॉन्टेज फोर्ड जो है वो ब्लड लाइन को थोड़ा बुला भला कह देते हैं, और यही बात हमारे ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल के कान में पहुंच गई है। और फिर हमें देखने को मिलता है कि रोमन रेंस जो है वो अपने वाइज मैन पॉल हेमन से डिमांड करते हैं कि उनको आज एक मैच चाहिए मॉन्टेज फोर्ड के अगेंस्ट। अब हमारे वाइज मैन जो है वो थोड़े से वाइज हैं, इसलिए वो इस मैच को टालने की कोशिश करते हैं। वो रोमन रेंस को समझाते हैं कैसे 2 दिन के अंदर उनका अनडिफिटेड डीमन के साथ मैच है, बट हेड ऑफ द टेबल के सामने उनकी कहां चलने वाली है। और नेक्स्ट हम यही देखते हैं कि हेमन जो है वो एडम पीएस एंड सोनेट डेविल के पास जाके मैच को ऑफिशियल भी करवा लेते हैं, और स्मैकडाउन के मेन इवेंट के लिए रोमन रेंस वर्सेस मॉन्टेज फोर्ड के बीच में एक सिंगल्स मैच अनाउंस हो जाता है। नेक्स्ट हमें बैकस्टेज में सेथ रॉलिंस देखने को मिलते हैं, और सेथ रॉलिंस जो है वो एज का पीछा नहीं छोड़ने वाले। वो कहते हैं कि कैसे वो एक पेशेंट इंसान है, लेकिन लास्ट वीक उन्होंने जो एज को चैलेंज किया था एक थर्ड मैच के लिए, उसके रिगार्डिंग उनको अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है, और वो एक बार फिर से चैलेंज कर देते हैं एज को कि वो नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन में आके कुछ आंसर करे उनके चैलेंज का। अब आप अगर मेरे चैनल पे एक्टिव रहते हो और मेरी सारी वीडियोस को देखते हो, तो मैंने आपको कहा था कि चाहे जितनी न्यूज आ जाए कि एज का जो एब्सेंस है बहुत लंबा हो सकता है, बट मुझे ये फीलिंग आ रही है कि क्राउन ज्वेल के अंदर इनका तीसरा मैच हो सकता है। और कुछ देर बाद हमें यही कंफर्म होते दिखा कि जब एज ने ट्वीट करके कंफर्म कर दिया कि वो नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन में अपीयर होने वाले हैं। अब अगर वो नेक्स्ट वीक अपीयर होते हैं वो सिर्फ बात करने तो आएंगे नहीं, जरूर उनके बीच में कोई नया मैच होने वाला होगा, और अगला पेपर व्यू कब है वो होने वाला है अक्टूबर के मंथ में क्राउन ज्वेल। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि आने वाले कुछ टाइम पे ये वाला मैच क्राउन ज्वेल के लिए ऑफिशियल हो सकता है। नेक्स्ट एक सिंगल मैच आता है लिव मॉर्गन वर्सेस जेलेना वेगा के बीच में, और ये मैच इसलिए था क्योंकि लिव मॉर्गन का कार्मेला के साथ एक्सट्रीम रूल्स के अंदर मैच होना है, और हम ये भी देखते हैं कि कमेंट्री टेबल के पास कार्मेला बैठी होती है लिव मॉर्गन की लंका लगाने के लिए, और वो इसमें सक्सेसफुल भी हो जाती हैं क्योंकि कार्मेला की डिस्ट्रैक्शन की वजह से लिव मॉर्गन को झेलनी पड़ गई है हार एक्सट्रीम रूल के उनके मैच से ठीक पहले, क्योंकि हमने ये देखा कि जेलेना वेगा ने एक क्लीन पिन करके लिव मॉर्गन को बीट कर दिया। अब ये जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई का थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन है, क्योंकि हम ज्यादातर यही देखते हैं कि सुपरस्टार को पेपर व्यू के लिए स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए वीकली शो में उनको जीत मिलती है, बट यहाँ जो मामला है वो थोड़ा उल्टा पड़ गया लिव मॉर्गन के लिए। बट इन सब में जेलेना वेगा को फायदा हो गया क्योंकि 400 दिन के आसपास के बाद उनकी ये
पहली विक्ट्री है WWE के अंदर। और यहाँ तक कार्मेला एंड लिव मॉर्गन की फ्यूड की बात रही तो मुझे उसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। स्टोरी लाइन, एग्रेशन, बहुत कुछ मिसिंग है इस फ्यूड के अंदर। अगर लिव मॉर्गन को स्ट्रॉन्ग दिखाना है या फिर उनको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना है तो उनको फ्यूड भी अच्छी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट सेगमेंट आता है हैप्पी कॉर्बन का हैप्पी टॉक वाला सेगमेंट, जो कि WWE ने पहले से अनाउंस कर दिया था। और हैप्पी कॉर्बन रिंग में आते हैं, वो आके यही अनाउंस कर रहे होते हैं कि उनका जो टॉक शो है, उनकी टॉक शो में आज पहला गेस्ट आने वाला है। और जो गेस्ट है वो खुद है और वो फिर से अपनी बड़ाई कर रहे होते हैं, जैसे कि वो हर हफ्ते करते हैं। उनके पास सूट है, उनके पास बहुत पैसे हैं, वगैरह वगैरह। बट ऐसा करते करते वहाँ पे केविन ओवेंस आ जाते हैं। बट केविन ओवेंस के रिंग्स में पहुंचने से पहले उनके ऊपर अटैक हो जाता है और वो अटैक करते हैं रिटर्निंग सुपरस्टार विडिक मॉस। विडिक मॉस के बारे में आपको याद हो गया नहीं, वो पहले रॉ अंडरग्राउंड में थे और उन्होंने थंडर डोम के अंदर भी कुछ मैचेस रेसल किए हुए थे, लेकिन उसके बाद उनको हो गई थी इंजरी और इंजरी के बाद उन्होंने आज हील तरीके से रिटर्न किया। और फिर क्या था, केविन ओवेंस के ऊपर 2-on-1 अटैक हो जाता है। और फिर हम ये भी देखते हैं कि विडिक मॉस एंड हैप्पी कॉर्बन ने मिलकर केविन ओवेंस के ऊपर डबल चोक स्लैम लगा दिया और वो भी स्टील स्टेप्स के ऊपर। ऑनेस्टली मैं सच बता रहा हूँ, इस स्टोरी लाइन का कोई मतलब नहीं है। केविन ओवेंस जो है वो इससे अच्छा डिलीवर कर सकते हैं और वो इससे अच्छा डिजर्व भी करते हैं, पर लगता है WWE उनको WWE में रखना नहीं चाहती है और वो सब वेट कर रही है कि कब केविन ओवेंस का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो। नेक्स्ट हमें देखने को मिलते हैं हमारे नए वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस निकी एश एंड रिया रिप्ली। अब क्योंकि वो चैंपियंस बन गए हैं तो वो रॉ या स्मैकडाउन में कहीं भी जा सकते हैं। अब वहां पे निकी एश का मैच होना था नेटालिया के साथ। कोई भी जरूरत नहीं थी इस मैच को शो में डालने की, क्योंकि नेटालिया को निकी एश ने आराम से पिन करके इस मैच को जीत लिया। लेकिन असली कहानी होती है मैच खत्म होने के बाद, जब शॉर्ट्जी और नॉक्स आके रिया रिप्ली या निकी एश को कन्फ्रंट करती है। और ये जो है एक तरह से चैलेंज था कि वो लोग को भी चाहिए वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप। नेक्स्ट एक छोटा सा बैकस्टेज सेगमेंट होता है रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक मिस्टीरियो का, जहाँ रे मिस्टीरियो उनके बेटे को फिर से समझा रहे होते कि वो कहाँ पे गलती कर रहे हैं, कि बार बार जो है डोमिनिक मिस्टीरियो हार जा रहे हैं मैच को। लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो जो है उनके फादर के बात का ज्यादा केयर नहीं करते हैं और वो यही बता रहे होते कैसे उनके फादर जो है उनके दिमाग में और चीजें डाल डाल के उनको कंफ्यूज कर रहे हैं। अब ये सुनने के बाद रे मिस्टीरियो जो है वो थोड़े से खफा हो जाते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद वहां पे सैमी ज़ेन आते हैं और सैमी ज़ेन आके वही करते हैं जो वो हमेशा करते आ रहे हैं। वो थोड़ी सी आग लगाने की कोशिश करते हैं बाप और बेटे के बीच में। वो सबसे पहले ये कहते हैं कि देखो तुमने मुझसे हारा है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैं बस तुमको एक छोटी सी एडवाइस देना चाहता हूँ कि तुम अपने फादर की बात ना सुन के अपने दिल की बात सुनो बस। और ये कह के वो वहां से निकल जाते हैं। अब डोमिनिक मिस्टीरियो के लिए WWE के पास कुछ बहुत बड़े प्लान्स हैं और मैंने उस प्लान्स को लेकर डिस्कस भी किया अपने वीडियो में। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अब उसे जाकर चेकआउट जरूर कर लेना। नेक्स्ट हमें रिंग में नायोमी देखने को मिलती है और मैं यही सोच रहा था कि अरे इसका मैच क्या सचमुच होने वाला है आज, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। नायोमी सिर्फ आके मैच की डिमांड करती है और वो फिर से वही कहती है कि कैसे सोनिया डेविल जो है उनको मैच नहीं दे रही है, इसलिए मैं खुद ही मैच बना लेती हूँ। तो लॉकर रूम में जो भी है आओ मुझसे आके मैच लड़ो। लेकिन इतनी आसानी से मैच कैसे हो जाएगा, क्योंकि तभी वहां पे सोनिया डेविल आ जाती है। वो आके कहती है कि कैसे वहां पे वो मैचेस बनाती है और नायोमी मैचेस नहीं बनाती। तो इसमें नायोमी कहती है कि ठीक है सोनिया, क्यों ना तुम आज रिंग पे आ जाओ और आज मैच हो जाए तुम्हारे और मेरे बीच में। तो इस पे सोनिया डेविल रिप्लाई करती है कि कैसे उन्होंने रेसलिंग अभी फिलहाल छोड़ दी है, लेकिन अगर वो कर रही होती तो नायोमी को हराने के लिए उनको 2 मिनट भी नहीं लगते। और यही कह के वो वहां पे सिक्योरिटीज बुला लेती है जो कि नायोमी को रिंग से बाहर लेके जाए। इसके बाद नायोमी का कोई वश रहा नहीं तो उनको वहां से जाना ही पड़ता है। पर आज ये देखने में बहुत सही लगा कि ये वाला जो स्टोरी लाइन है वो बैकस्टेज से अभी रिंग में आ चुका है और आज जो है वो पहली नींव रखी गई है जो कि हमें आगे चल के लीड करने वाली है सोनिया डेविल वर्सेस नायोमी के रिटर्न मैच के लिए। शो का लास्ट सेगमेंट और मैच आता है रोमन रेंज वर्सेस मॉन्टेज फोर्ड के बीच में। और रोमन के म्यूजिक हिट होने पे ही जो पॉप पड़ता है ना वो 3-4 सेकंड में सचमुच सुन के कानों को जो है ठंडक पड़ जाती है। मैच ये स्टार्ट होता है, अच्छा हार्ड हिटिंग मैच था ये। ज्यादा टाइम जो है मॉन्टेज फोर्ड ही मार खा रहे होते हैं। मॉन्टेज फोर्ड ने जो है कमबैक करने की कोशिश तो करी, बट हेड ऑफ द टेबल के सामने उनकी कहां चलने वाली है। मॉन्टेज फोर्ड जो है रिंग के ऊपर से अपना वो हेवन वाला स्प्लैश लगाने जाते हैं, लेकिन उसी टाइम रोमन रेंज ने उसको पकड़ लिया वहां पे और उन्होंने लगा दिया TNT, और जिस पे मॉन्टेज फोर्ड कर लेते हैं टैप आउट। लेकिन मैच के बाद हमारे ट्राइबल चीफ से ज्यादा जो पॉल हेमन वाइज मैन है उनको ज्यादा चुल होती है। पॉल हेमन रोमन रेंज से कहते हैं कि इतने बड़े गुनाह की इतनी छोटी हुकूमत, हमें मॉन्टेज फोर्ड को और भी ज्यादा सबक सिखाना चाहिए। और यही कह के रिंग के पास उन्होंने उसोस को भी बुला लिया, फिर चीयर्स ले आए, टेबल्स भी ले आए और रोमन रेंज ने मॉन्टेज फोर्ड को टेबल के ऊपर एक स्लैम लगा दिया। इतना कुछ होने के बाद भी स्मैकडाउन को खत्म होने में 4 मिनट बाकी थे और तभी वो चीज होती जिसका हम लोग सब एक्सपेक्ट कर रहे थे। लाइट ऑफ होती है, हार्ट बीट सुनाई देती है और जब लाल वाली लाइट जलती है तब रिंग के ऊपर ऑलरेडी डीमन बैलर खड़े हुए मिलते हैं और वहां से उन्होंने उसोस एंड रोमन रेंज तीनों के ऊपर एक स्प्लैश लगा दिया और फिर उन्होंने रोमन रेंज को रिंग में ड्रैग किया और फिर उनके ऊपर चीयर शॉट्स पे चीयर शॉट्स की बरसात करते रहे। और इस तरह डीमन बैलर के स्टैंड टॉल करते हुए स्मैकडाउन हो जाती है ऑफ एयर। अब डीमन बैलर को स्टैंड टॉल तो दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि लोगों को जो है WWE को एटलीस्ट ये बिलीवेबल तो लगाना पड़ेगा कि डीमन बैलर जो है रोमन रेंज को हरा सकते हैं। अब वो एक्चुअली कितना हरा
सकते हैं, हरा सकती है भी या नहीं, वो तो हमें एक्सट्रीम रूल्स में ही पता चलेगा। और एक्सट्रीम रूल्स की रिजल्ट की प्रेडिक्शन वीडियो चैनल पे आने वाली है, जहां हम सारे मैचेस के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप चैनल को मॉनिटर करते रहना। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।